नई बहू की जादुई पहली रसोई। आईने के आगे बैठी रीना तैयार हो रही थी। इतने में उसकी माँ बबीता आकर वहां कहती है। रीना, कहाँ रह गई? तेरा साज श्रृंगार अब तक पूरा नहीं हुआ क्या? हो गई माँ। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। भगवान तुझे हर बुरी बला से बचाए। मैंने चाय नाश्ता तैयार कर दिया है। कुछ ही देर में लड़के वाले आने वाले हैं। उनके नजर में ये पूरा पकवान तूने तैयार किया है। मगर माँ, पूरी पकवान तो दूर, मुझे तो एक प्याली चाय बनाना भी नहीं आता। तू बस अपनी चोंच मत चलाना। एक बार ब्याह हो जाए तो करछी चमचा चलाना खुद ब खुद आ जाएगा। थोड़ी ही देर में लड़के वाले वहां आ जाते हैं। रीना अपनी माँ के सिखाए शब्दों के कारण उन्हें चाय और पकवान परोसकर खामोश खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद रीना की होने वाली सास कमला कहती है। वाह, क्या बात है बहन जी। आपकी बेटी के हाथों में तो अन्नपूर्णा का बसेरा है। पूरी पकवान बनाने में तो उसने मेरी बड़ी बहू रजनी को भी पछाड़ दिया। मुझे ऐसी ही सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए थी। ये रिश्ता तो तय रहा। रीना की बड़ाई रजनी को रास नहीं आती और वो कुढ़ते हुए कहती है। ना जाने क्यों मुझे रीना को देखकर लग नहीं रहा ये रसोई घर में पैर भी रखती होगी। इतने स्वादिष्ट मीठे पकवान इसके बस की बात नहीं। इससे पहले कि रजनी किसी नतीजे पर पहुंचती, कमला वहां से चलने लगती है। समय बीतता है। शादी की तारीख पास आता देख बबीता अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाने में जुट जाती है। फिर एक दिन थक हार कर बबीता अपनी बेटी पर झुंझला उठती है। रीना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पिछले 4 सप्ताह से तुम्हें चूल्हा चौका सिखा रही हूँ। बावजूद इसके तुम हर बार यही बेढंग खाना बना रही हो। कभी सब्जी नमक के मारे माहूर कर दे रही हो, तो कभी कच्ची पकी रोटियां पका रही हो। ये पकाओगी तुम पहली रसोई में? ऐसा खाना खिलाकर अपने मायके की खिल्ली उड़ा दोगी। अपनी माँ के कड़वे बोल सुनकर रीना रसोई घर से भागती दौड़ती आंसू से भरकर नंगे पांव दरवाजे के बाहर निकलकर एक सुनसान जगह जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी निगाहें औंधे मुंह पड़ी एक बीमार गाय की रेंकने पर जाती है। बा, बा। अरे, ये गाय तो बड़े दर्द बाधा में घिरी हुई है। प्यास के मारे इसकी दशा तो हिरनी के जैसी हो गई है। एकाएक रीना की नजर पेड़ के पास रखे घड़े पर जाती है। जैसे ही वो गाय को पानी पिलाकर सहलाती है, उस गाय के घाव गायब हो जाते हैं और गाय के कंठ से बड़े कर्कश के साथ शब्द फूट पड़ते हैं। घबराओ मत, मैं तारा हूँ। मैं एक जादुई जलजीवी गाय हूँ। अगर पल भर और मुझे पानी नहीं मिलता तो मेरी मृत्यु हो जाती। तुमने मुझ प्यासी को पानी पिलाया, इसका पुण्य अमृत से भी बढ़कर है। मांगो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ दिन में मेरी शादी है, बावजूद इसके मैं बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बना पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा हाथ भी माँ के जैसा नापा तुला हो जाए, ताकि बहू बनने के बाद मुझे सास के ताने बाने ना सुनने पड़े। ये सुनकर जादुई गाय अपनी शक्ति से घी से भरी एक छोटी गगरी उसे थमाते हुए कहती है। ये रखो रीना, इसमें जादुई घी है। जिस भी मिष्ठान या भंडार में तुम इसका प्रयोग करोगी, उस खाने का स्वाद 56 भोग से बढ़कर बन जाएगा। बस याद रहे कि ये जादुई घी से भरी गगरी गलत हाथों में ना पड़ने पाए। जादुई घी की गगरी लेकर रीना अपने घर आ जाती है। 2 दिन बाद शादी का दिन दस्तक दे जाता है और रीना दुल्हन से कमला की बहू बनकर ससुराल आ जाती है। आजा बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। अच्छा बहू, अब तू आराम कर ले। शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी। वैसे भी तुझे तड़के सवेरे उठना है, क्योंकि कल तेरी पहली रसोई है। इतने के बाद रीना अपने कमरे का रुख कर देती है। देखते ही देखते रात का अंधेरा मुर्गे की बांग के साथ बिहान में बदल जाता है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से काम धाम खत्म कर लेती हूँ। कुछ ही देर बाद रीना की सास कमला रसोई में आकर कहती है। बहू, हमारे घर में पहली रसोई की परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। इसीलिए नई नवेली बहू को सबसे पहले कुछ मीठा बनाना होता है। इसीलिए तू हलवा बना दे। ठीक है माँ जी। कमला के जाते ही रीना चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर जादुई घी डालकर हलवा बनाने लगती है। अगले ही पल हलवे की खुशबू घर के कोने कोने में फैल जाती है।
रीना सभी को हलवा परोसती है। तभी कमला बड़ी ललक के साथ कहती है, अरे वाह बहू, हलवे की रंगत तो बड़ी नायाब नजर आ रही है। अब तेरी सास के सब्र का बांध साथ छोड़ रहा है। झटपट से परोस दे। फिर सभी हलवा खाने लगते हैं और रजनी का पति रवि कहता है, सचमुच रीना, क्या उम्दा हलवा बनाया है तुमने, मन खुश हो गया। शुक्रिया जेठ जी। जानती है बहू, जब तेरी जेठानी नई नवेली बहू बनकर इस घर में आई थी तो पहली रसोई में उसने चूल्हे का चिथरा कर दिया था। कई बार के कोशिश के बाद कहीं जाकर हलवा बनाया था। उसने मेरे तो सोए भाग्य जाग गए। तुझ जैसी सर्वगुण संपन्न बहू पाकर अक्ल शक्ल से लेकर खाना बनाने में भी अव्वल है। रीना की बड़ाई सुनकर गुस्से से बौखलाकर रजनी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ जाती है। हाँ, इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि रीना हलवाई से भी बेहतरीन हलवा बनाती है। मगर पता नहीं, ये मुझे इसके हाथों का हुनर नहीं बल्कि कोई जादू जान पड़ता है। मुझे इसकी निगरानी करनी होगी। 2 दिन बाद कमला की सहेलियां रीना से मिलने आती हैं। रीना बहू, अरे ओ रीना बहू, जरा यहाँ तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, ये हमारी पड़ोसन है और मेरी सखी भी तुझे देखने आई है। अरे क्या बात है कमला, तेरी बहू देखने में तो बहुत सुंदर है। सिर्फ सुंदर ही नहीं रमा काकी, रीना खाना भी बहुत लाजवाब बनाती है। अच्छा, तब तो हम गांव की औरतों को नई बहुरानी के हाथों का बना गाजर का हलवा खाना है। ठीक है, मैं आप सभी के लिए हलवा बनाती हूँ। रीना झटपट से रसोई में आकर गाजर छीलकर हलवा बनाने लग जाती है। वहीं खिड़की से झांक रही रजनी नजर गड़ाए उसकी निगरानी में लग जाती है। शक्कर, चीनी, दूध, मेवे सब मिला दिए। अब जैसे ही इस गाजर के हलवे में इस गगरी की 1 चम्मच घी घुलेगी, इसके स्वाद में जैन पड़ जाएगी। रीना जैसे ही उस गाजर के हलवे में जादुई घी डालती है, उसकी रौनक और रंगत एकदम निखर जाती है, जिसके साथ हलवे की खुशबू रसोई से बाहर निकलकर चारों ओर बढ़ जाती है। अच्छा, तो मेरी नई नवेली देवरानी ने पहली रसोई में इस जादुई घी के चलते बड़ाई पाई थी। कोई बात नहीं, आज रात ये घी की गगरी मेरी हो जाएगी, फिर मैं बन जाऊंगी माँ जी की चहेती। रीना गर्मा गर्म हलवा सभी के बीच परोस देती है, जिसे खाकर रजनी बोलती है, अरे रीना, तुम्हारे पास कोई जादुई घी की गगरी है क्या, जिसका स्वाद उसमें समा गया हो? क्या हुआ, तुम्हारे चमकते चेहरे की रंगत फीकी क्यों पड़ गई, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? रजनी की बात सुनकर रीना खामोश हो जाती है। रात में जब सभी खाना खाकर सो जाते हैं, तब रजनी दबे पांव रसोई में घुसकर उस घी की गगरी को चुरा लेती है, मगर वो गगरी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर टूटकर बिखर जाती है और आवाज सुनकर कमला और रीना वहां आ जाते हैं। भाभी, ये क्या किया आपने? मेरी जादुई घी की गगरी फोड़ दी। जादुई घी की गगरी? ये क्या बला है बहू? रीना रोते हुए कमला को सब कुछ बता देती है। तभी रजनी फूट डालते हुए कहती है, देखा माँ जी, रीना के हाथों में अन्नपूर्णा माँ का बसेरा नहीं था, बल्कि ये इस जादुई घी के कारण स्वादिष्ट खाना बनाकर सभी के मन में मिश्री की तरह घुल रही है। बस कर बहू, तेरी सास ने ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। तेरी चिकनी चुपड़ी चाल समझती हूँ मैं। और रीना बहू, असल जादू गृहिणी के हथेलियों में होता है। अपने हाथों के हुनर पर भरोसा करके देख, तुझे किसी जादू की जरूरत नहीं होगी। सास के शब्द से रीना को खुद पर निश्चित तौर पर निर्भर होना सिखा दिया था। अब रीना में वो खाना बनाने की खूबी और खुमारी शामिल हो गई थी। उसने अपने हाथों के बने स्वादिष्ट खाने से सभी के दिल में घर बना लिया था। 3 बहुओं का जादुई दर्पण। सुषमा के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 की शादी सालों पहले हो चुकी थी, जिनसे उसके घर काजल और गौरी नाम की 2 बहु आई। उन दोनों का नयन नक्श उनके नाम की नाई ही काला और गोरा था। इसी कारणवश सुषमा शुरुआत से ही दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करती थी। सवेरे के 7 बज गए हैं, आज मुझ बुढ़िया को चाय पानी नसीब भी होगा कि नहीं? सुषमा के स्वर शब्द खत्म ही हुए थे कि काजल हाथों में चाय लिए हाजिर होती है। ये लीजिए सासू माँ, आपकी चाय।
बेड़ा गर्ग हो तेरा, सवेरे सवेरे अपने काले चेहरे की झलक दिखा दी। कितनी बार समझाया है कि अपने इस काले चेहरे को घूंघट में ढक कर आया कर। तेरा ये काला कीच सा रंग रूप देखकर मुझे उबकाई आती है। माँ जी, इस रंग से ज्यादा आपके कड़वे बोल मेरे कलेजे को कचोटते हैं। काजल को बोलता देख सुषमा गुस्से से भौएं ऊंची करते हुए उसे जोरदार तमाचा जड़ती है। काली कमली, आजकल तेरी काली जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। लगाम दे इसे, वरना तेरी काली कांकल हलक से खींच निकालूंगी। सुषमा अभी ये कह ही रही थी कि दरवाजे का डोरबेल बजता है। बड़ी बहू, जरा देख तो इतने सुबह सवेरे कौन है दरवाजे पर। गौरी जैसे ही दरवाजा खोलती है सभी स्तब्ध रह जाते हैं। दरवाजे पर सुषमा का तीसरा बेटा प्रकाश अपनी पत्नी सांवरी के संग खड़ा था। अरे देवर जी, ये देहाती कौन है? बहू, मैंने बीते दिनों बाई की बात बोली थी, लगता है प्रकाश काम वाली लाया है। माँ, आप सरासर गलत समझ रही हैं। ये कोई बाई नहीं बल्कि आपकी बहू है। क्या बकता है, बौरा गया है। अरे कहाँ से उठा लाया इस देहातन को? सासू माँ देवरानी जी का सादी साधारण साड़ी माथे पर, 2 कौड़ी की बिंदी और मांग सिंदूर की लंबी चौड़ी लक्ष्मण रेखा साफ तौर से साझा कर रही है कि ये गांव की गवार हैं। मेरे बैल बुद्धि बेटे शहर की सारी कुंवारी कन्याओं को बिसार कर इस काली कमली को बहू बना लाया। पहले ही एक काली कम थी क्या, जो तू एक और बला उठा लाया? सुषमा सांवरी को खरी खोटी सुनाकर चल देती है। तभी काजल कहती है, सांवरी, तुम्हारे रंग रूप के चलते ससुराल में कदम कदम पर तुम्हें तिरस्कार मिलेगा, क्योंकि यहाँ रंग भेद की कूटनीति मौजूद है। मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ सांवरी, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया जेठानी जी। ससुराल के पहले दिन से ही सांवरी के संग सास, ननद और जेठानी की ज्यादतियां शुरू हो जाती हैं कि एक शाम सारा परिवार घर के प्रांगण में बैठा बातचीत कर रहा था। सासू माँ, मेरी ननद न्यासा अब सयानी हो चुकी है, अब इसके ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। गारी बहू, इसी सप्ताह एक रईस रिश्ते वाले आने को हैं। सप्ताह भर के भीतर रिश्ते वाले न्यासा को देखने आते हैं। हो मेरी ब्लैक टी भाभियों, मटक मटक कर कहाँ जा रही हो? ननंदिया, हम दोनों देवरानी जिठानी मेहमानों के स्वागत सत्कार करे जात हैं। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों की काली सूरत देखकर, बनती बात भी बिगड़ जाएगी। और तेरे तो देहाती बोल बच्चन सुनकर ही बेचारे लड़के वाले बेहोश हो जाएंगे। मेरी सगाई से लेकर शादी तक अपनी काली सूरत दूर रखना। सुन लिया मेरी काली देवरानियों, अब अपने काली सूरत के साथ किसी काली कोठरी में बैठ जाओ। ये सुनकर दोनों बहुएं कहती हैं, जेठानी जी, ये जब देखो ये बड़ी भौजाई आपन बातों के बाढ़ चलाकर करेजा तार बघार कर देते हैं। ऊपर से ही निर्दयी ननदिया और ससुरी भी इनके सुर में सुर मिलावत है। सारा दोष हमारे रूप का है सांवरी। एक सांझ सुषमा दोनों बहुओं को बाजार भेजती है, जहाँ एक जादूगर अपने कौतुक करतब से एक जादुई दर्पण का निर्माण करके कहता है, कैसे भी हो काली काया बदल देता है जादुई दर्पण की माया। अरे आओ और अपना रूप सुनहरा बनाओ। सांवरी, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों जादूगर के पास आकर खड़ी होती हैं। अरे जादूगर जी, ये शीशा कैसा है? ये कोई साधारण शीशा नहीं, जादुई दर्पण है। अगर तुम्हारी सांवली सूरत को इसकी जरूरत है तो सुनो, इसे ले जाकर अपने कक्ष की दीवार पर स्थापित कर देना। उसी पल ये दर्पण बड़े आकार का होगा, तब तुम ये मंत्र दोहराना, सुन ले मेरे जादुई दर्पण, कर दे सुनहरा रूप अर्पण। इसके साथ तुम्हारे रूप की काया पलट हो जाएगी, मगर प्रत्येक पूर्णमासी को तुम्हारा पुराना रूप पुनः आकार लेगा। तब तुम इस दर्पण के आगे खड़ी होकर वही कहना। दोनों बहुएं घर आकर जादुई दर्पण को दीवार पर जैसे ही लगाती हैं, वह बड़े आकार का हो जाता है। तभी सांवरी जादुई दर्पण में अपना अक्स देखते हुए कहती है, सुन ले हमरे जादुई दर्पण, कर दे सुनहरा रूप अर्पण। जैसे ही सांवरी के शब्द थमते हैं, एक तेजोमय चमक जादुई दर्पण के चारों ओर प्रकाशित होने के साथ सांवरी को सर से पांव तक सराबोर करके उसे सुंदरता के सांचे ढाल देता है। अरे ससुराई, जादुई दर्पणवा तो हमरे रूप के काया पलट ही कर दी। हम तो शहरी सांचे में ढल गए जेठानी जी। इसके बाद काजल भी जादुई प्रतिबिंब के सामने खड़ी होकर उस मंत्र को दोहराती है,
सुन ले मेरे जादुई दर्पण, कर दे सुनहरा रूप अर्पण। काजल के इतना कहते ही जादुई दर्पण से एक चकाचौंध चमक उसे भरपूर करती है, जिसके साथ काजल की काली सूरत सुंदर हो जाती है। सावरी, ये तो सच में जादुई दर्पण है। इसने हमारे काले रूप को सुंदरता के सांचे में ढाल दिया। हाँ जीजी, अब जब हमारी गोरी जेठानी जी हमारा चेहरा देखिए तो कोयले की तरह सुलग उठिए। दोनों बहुएं सभी के सामने आती हैं, जहां सुषमा उनके सुंदरता को देख स्तब्ध हो जाती है। का हुआ अम्मा जी, साफ सूंघेल का? अरे काजल भाभी, सावरी भाभी, आप दोनों का चेहरा एकदम चमकते चांद में कैसे चकाचौंध हुआ? आप दोनों के गोरे चिट्टे चेहरे के आगे गौरी भाभी की सुंदरता एकदम फीकी पड़ गई। गौरी दोनों को एकटक निहारते हुए मन में कहती है, ये एकाएक मेरी दोनों देवरानी की बदसूरती को खूबसूरती की कुमारी कहाँ से चढ़ गई? इनके काले रूप की काया पलट देखकर मेरा कलेजा कुड़ रहा है। पता लगाना पड़ेगा आखिर ये किस रूप मंत्र का कमाल है। उस रोज से गौरी उन पर नजर रखने लगी थी। गुजरते समय के पड़ाव के साथ पूर्णमासी का दिन दस्तक देता है। जेठानी जी, आज पूर्णमासी का दिन है। क्षण भर के भीतर ही हमारी खूबसूरती बदसूरती में बदलने वाली है। दोनों बहुओं को ये खबर ना थी कि बाहर खड़ी गौरी कान लगाए उनकी बातें सुन रही थी। दोनों बहुओं की खूबसूरती बदसूरती में बदलते ही वह जादुई दर्पण के आगे खड़ी होकर कहती हैं, सुन ले मेरे जादुई दर्पण, कर दे सुनहरा रूप अर्पण। एकाएक जादुई दर्पण अपने कौतुक करतब से उनके काले रूप की काया पलट कर देता है। तो सासू माँ के बदसूरत बहुओं के रूप का राज ये जादुई दर्पण है। आज रात दबे पांव मैं ये जादुई दर्पण चुरा लूंगी। कुछ ही पलछन बाद घनघोर रात घिराती है। गौरी दबे पांव सावरी के कमरे में घुसकर जादुई दर्पण चुराकर अपने कमरे में लाती है। अरे ओ जादुई दर्पण, जल्दी से मेरे गोरे रूप को अप्सरा के समान सुंदर सुनहरा कर दे। गौरी को स्वार्थ भरी आस सुनकर जादुई दर्पण उसके सुंदर स्वरूप को कुरूपता में बदल देता है, जिसे देख वह जोर शोरों से चीखती है, मेरा चेहरा! अरे क्या हुआ गौरी बहू, बादल की भांति क्यों गरज रही है? अरे जेठानी जी, ये सब। अरे काजल भौजाई, वो देखी जादुई दर्पण। मुझे माफ कर दो, सुंदरता का स्वार्थ साधने के लिए मैंने ये किया। ये जादुई दर्पण तुम्हारी सुनता है। जेठानी जी, पहर बदलते पूर्णमासी ढल चुकी है, अब महीने भर प्रतीक्षा करो। 1 महीने बाद। जेठानी जी, दर्पण में अपने अक्ष की निहारते हुए मंत्र दोहराइए। सुन ले मेरे जादुई दर्पण, कर दे सुनहरा रूप अर्पण। मंत्र पूरा होते ही गौरी को उसकी सुंदर सूरत मिल जाती है और वह अंत में कहती है, काजल, सावरी, मुझे माफ करो। मुझे अपने गोरे रूप का बेहद गुमान था, मगर महीने भर बदसूरत बनकर मुझे तुम्हारी तकलीफ का आभास हो गया। इस भेदभाव की शुरुआत मुझ सास से हुई थी, मगर अब मैं समझ चुकी हूँ कि सूरत से ज्यादा सीरत की सुंदरता अहम है। इस तरह ससुराल में तीनों बहुओं को बतौर एक समान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जिसका सारा श्रेय जादुई दर्पण को जाता है। साथियों, रूप की सुंदरता एक सीमा तक बरकरार रहती है, मगर आपका बेहतर बर्ताव से ही जमाने से जाने के बावजूद भी आपका जिक्र लोगों के बीच बनाए रखती है। रायगढ़ गांव में रहने वाला किशोर पेशे से कपड़ों का कारोबारी था। कुछ दिन पहले ही उसकी शादी कौशल्या से हुई थी। दोनों दंपत्ति के बीच शादी का स्नेह उमड़ रहा था। किशोर रोज रात को जब थका हारा घर आता, तब कौशल्या उसकी सेवा बाड़ी में समय बिताया करती। समय के साथ गर्भवती होकर कौशल्या एक बेटी को जन्म देती है। बदकिस्मती से इस बीच कौशल्या की दशा बेहद बिगड़ जाती है और वो बोलती है, सुनो जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अपने कलेजे का टुकड़ा, अपना अंश तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। आज से ये अंशिका कहलाएगी। इसी के साथ कौशल्या के सांसों की डोर सदा के लिए टूट जाती है, जिसके बाद किशोर दूधमुही बच्ची को इसका कसूरवार मान लेता है। अभी कौशल्या की मौत को महीने भी ना बीते थे। इसी बीच किशोर ने उसे बिसार कर दूसरे गांव की रहने वाली रमिया से ब्याह कर लिया। सुनो जी, ये किसकी बच्ची है? ये बच्ची नहीं, एक बला है। जनते ही माँ को खा गई। मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ दिया इसने। नन्ही सी बच्ची के लिए किशोर के मन में इतनी नफरत देखकर रमिया कहती है,
आज तक तो मैंने खून के खातिर माँ बाप को खुद को न्यौछावर करते देखा था, मगर सगी बेटी के प्रति बाप के मन में इतनी कुड़कुड़ाहट पहली दफा देख रही हूँ। सुनहरा मौका है रम्या, चिंगारी जल रही है, बस इसे अपने साजिश के हवा से सुलगाते रहना है। अंशिका के प्रति किशोर के मन में कड़वाहट देखकर रम्या रोजाना उसके मन में बुराई के बीज बोया करती। दूधमुही अंशिका सारा दिन भूख से बिलबिलाती जमीन पर लोटपोट होते हुए थक हार कर सो जाती है। कुछ ही महीनों के बाद रम्या भी गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म देती है और इसके जन्म के साथ सगे और सौतेलेपन की दीवार की नींव पड़ जाती है। मेरी ये बेटी मेरे लिए बरकत बनकर आई है, इसके आने से अनाज भरपूर हो गई है, इसलिए आज से ये अंजलि कहलाएगी। समय गुजरता है, जहां एक ओर अंजलि को माँ की ममता और पिता का प्यार एक साथ मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर अंशिका का ज्यादातर दिन भूख से बिलबिलाते हुए बीतता। अंशिका हाथ पांव सिकोड़कर रसोई घर में सो रही थी, तभी रमिया बाल्टी भरकर ठंडा पानी अंशिका पर उड़ेल देती है। ठंड से थर्राती हुई अंशिका उठ खड़ी होती है। खुल गई नींद लाडो रानी की। सुबह का सूरज सर पर चढ़ाया है और तू पाँव पसारे सो रही है। माफ कर दो माँ, रात को झाड़ा बहुत ज्यादा था ना, इसलिए देर से नींद आई। ये भाषणबाजी बंद करके काम कर जल्दी से। मेरे लिए अदरक इलायची की चाय बना कर ला। अंशिका काम में जुट जाती है, तभी दबे पांव अंजलि रसोई घर में आती है। अंशिका जीजी, मैं कोई मदद करूं? अरे नहीं छुटकी, अगर माँ बाबूजी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो जाने कयामत आ जाएगी। तू जा। रमिया और किशोर इस बात से बेखबर थे कि उनके लाख फूट डालने के बावजूद भी दोनों सौतेली बहनों में सगे से बढ़कर प्यार शुमार था। एक दिन की बात है, किशोर और रमिया हॉल में एक साथ बैठे बात कर रहे थे। माँ, बाबूजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुझे कितनी बार कहा है ना कि अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सामने मत लाया कर। सारा दिन अब घनघोर ग्रहण में बीतेगा। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंशिका की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाकर कहती है, माँ बाबूजी, बाकियों की तरह मुझे भी स्कूल जाकर पढ़ने का मन करता है। मुझे स्कूल में दाखिला दिला दो। आहा, पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी। अरे जब देखो हमारी बेटी की बराबरी किए रहती है। बाबूजी, मुझको स्कूल में दाखिला दिला दो, मैं फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। रमिया के कड़वे बोल की कूटनीति में आकर किशोर अंशिका को बहुत मारता है। माँ, बाबूजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत करो। जीजी को मत मारो बाबूजी, वो मर जाएगी। जाने इस बैरन ने कौन सा मंत्र मारा है मेरी बेटी पर, जो इसी का राग अलाप लगाए रहती है। अजी मैं तो कहती हूँ कोठरी में बंद कर दो इसे। 4 दिन भूखी रहेगी तो स्कूल जाने का बुखार उतर जाएगा। माँ की मार और पिता की दुत्कार सहते हुए अंशिका बड़ी हो जाती है। जहाँ अंजलि कॉलेज में पढ़ती लिखती, वहीं बेचारी अंशिका चौका बर्तन में ही दिन बिताती। एक रात किशोर रमिया से कहता है, रमिया, अपनी अंजलि अब सयानी हो चली है, अब कोई रईस सा रिश्ता खोजकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। अजी मगर अंशिका से पहले अंजलि की शादी करेंगे तो गांव गढ़ के लोग जीना दुश्वार कर देंगे। पहले इस बैरन को कहीं बांधना होगा। किशोर गांव के पंडित को अंशिका की तस्वीर थमाकर शादी के रिश्ते खोजने को बोलते हैं। 2 दिन बाद सुषमा अपने 2 बेटों प्रवेश और रघुवीर के साथ उनके घर आती है, जहां अंशिका सादा सा सूट और अंजलि महंगा सा सूट पहनकर उनके सामने आते हैं। हमें आपकी दोनों बेटियां पहली नजर में भाग गई है। ईश्वर की दया से अन्न जल के खत्ते कभी खाली नहीं पड़ता। कपड़ों के कई मील हैं। सबका हिसाब किताब मेरा छोटा बेटा प्रवेश देखता है। ये सुनकर दोनों दंपत्ति खुसुर फुसुर करने लगते हैं। रम्या, जमा पूंजी की बागडोर छोटे बेटे के हाथ में है, इससे ही अंजलि की शादी होगी। क्या हुआ बहन जी, सब खैरियत तो है? जी देखिए बहन जी, जो कि अंशिका, तो इसका ब्याह रघुवीर और अंजलि का ब्याह प्रवेश से तय समझिए। और रही बात दान दहेज की, तो अपनी छोटी बेटी के ब्याह में हम बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाएंगे।
अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अगले ही दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। तू देख लेना अंजलि बिटिया, तेरे बाबूजी इतने शान शौकत से तेरी शादी करेंगे कि पूरा गांव देहात देखेगा। लाखों का लहंगा दिलाऊंगा तुझे बेटा। और अंशिका जीजी का क्या बाबूजी? तू फिर उस मनहूस को बीच में ले आई। इस बैरन के ब्याह में मैं एक फूटी कौड़ी न लगाऊं। मुझसे पहले आप पर अंशिका जीजी का अधिकार है। अरे आप दोनों जानते भी हैं, आप दोनों की नफरत जीजी के दिल पर नाग की तरह लौटती है। कम से कम इस घर से उन्हें हंसी खुशी विदाई तो दे दीजिए। क्या करूं मैं मेरी बेअकल बेटी का? ना जाने इस बैरन ने कौन सी घुट्टी पिलाई है जो इसी के पक्षदारी में बोलती है। सुन अंशिका, इस ब्याह के बाद इस घर के द्वार तेरे लिए बंद हो जाएंगे। इसे अभी से गांठ बांध ले। जाने कैसा काठ का कलेजा है आप दोनों का। चलो जीजी। देखते ही देखते ब्याह की बेला दस्तक देती है, जहां रमिया और किशोर अपनी सगी बेटी की हल्दी मेहंदी की रस्में धूमधाम से करते हैं। वहीं सौतेली बेटी की हथेली एकदम सूनी होती है। जहां अंजलि लाखों का लहंगा और महंगे मेकअप से सजती संवरती है, वहीं अंशिका अपनी स्वर्गवासी मां की शादी की साड़ी पहनकर तैयार होती है, जिसके साथ बारात उनके घर के द्वार पर दस्तक देती है। जहां सगी बेटी की शादी सजे धजे मंडप में होती है, वहीं अंशिका के फेरे साधारण मंडप में होते हैं। तभी अंत में सुषमा कहती है, कितनी शर्म की बात है किशोर भाई साहब। रमिया ने तो अंशिका को कोख से जन्म ना दिया था, मगर अंशिका तो आपका अंश है। बावजूद इसके आपने दोनों बेटियों के बीच ऐसा बर्ताव किया। इस सगे और सौतेलेपन को मैं उसी दिन भाप गई थी जिस दिन मैं आपके घर रिश्ता लेकर आई थी। बावजूद इसके मैंने ये रिश्ता केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इन दोनों बहनों के बीच सगों से बढ़कर स्नेह है। सासू माँ शांत हो जाइए। समाज के सामने बाबूजी को शर्मिंदा ना कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ। देख लो बाबूजी, जिस बेटी को आपने दुलार की जगह दुत्कार दिया, वही बेटी आपके लिए मिन्नत मांग रही है। ये सुनकर दोनों दंपत्ति बेहद शर्मसार होते हैं। अंशिका बेटी, अपने बाबूजी को माफ कर दे। असल कसूरवार तो मैं हूँ जिसने बाप बेटी में फूट डाला। ऐसा ना कहो माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। बस इतनी इच्छा रखती हूँ कि मुझ अभागन के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर विदाई दे दो। ये सुनकर किशोर उसे सीने से लगा लेता है और अंत में दोनों एक साथ बेटियों की विदाई करते हैं। इस तरह अंशिका को विदाई की बेला पर माँ बाप का प्यार तो मिलता है, साथ ही शानो शौकत से भरपूर ससुराल और प्यार करने वाला पति भी मिलता है।